बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आदिल है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर शहर से है। मेरी ज़िंदगी ने मुझे एक ऐसा वक्त दिखाया था जिसने मेरी अना और गुरूर को तोड़ कर रख दिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी मुझे कभी ऐसे मोड़ पर भी ले आएगी। ज़िंदगी ने तो मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी नहीं की जितनी मैंने खुद अपने साथ की थी, और शायद दूसरों के साथ भी। मेरा माजी ऐसा है कि जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया, और कुछ यादें मुझे आज भी उतनी ही तकलीफ़ देती हैं जितनी कि उस वक्त देती थी। लेकिन अब मैंने हालात के साथ समझौता कर लिया है और ज़िंदगी को दोबारा से जीना शुरू कर दिया था। ये आज से 10 साल पुरानी बात है, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। बाकी लड़कों की तरह मैं भी हर फिक्र से आज़ाद और खुश रहने वाला इंसान था, क्योंकि ज़िंदगी में कोई परेशानी थी ही नहीं। अब्बा का कारोबार था और मैं उनका इकलौता बेटा था। सारी दौलत और सब कुछ मेरा ही तो था। ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं हुई थी, और सबसे बढ़कर जिस लड़की से मुझे ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई थी, वो भी मेरे अपने ही ख़ानदान की थी। मेरे मामू जान की 2 बेटियां थीं। वैसे तो दोनों ही खूबसूरत थीं, पढ़ी लिखी थी, लेकिन मुझे उनकी छोटी बेटी मरजान से मोहब्बत थी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि कब वो लड़की मेरे दिल में बस गई, और जब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ था तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं शादी भी उसी से करूँगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि मेरी मोहब्बत मुझे ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वो मेरे मामू की बेटी थी और मामू मुझे पसंद करते थे, अपने बेटों की तरह अजीज़ रखते थे। जब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मरजान मुझे अच्छी लगती है और मुझे उससे मोहब्बत है, तो मैंने अपनी अम्मी से इस बारे में बात की थी, ताकि वो बाकायदा तौर पर मामू के घर रिश्ता लेकर जाएं। अम्मी मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। उन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन उन्होंने बचपन से ही मेरे लिए मामू की बड़ी बेटी मरहा का सोचा हुआ था। बचपन से ही उन्हें मेरे लिए मरहा पसंद थी। मरहा अच्छी लड़की थी और अपनी बहन से काफ़ी मुख्तलिफ भी थी, लेकिन मुझे मरहा जैसी लड़कियां कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थीं। वो अपने आप में गुम रहने वाली इंसान थी, घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी और ना ही किसी से ज़्यादा बात करती थी, जबकि उसके मुकाबले में मरजान काफ़ी घूमने फिरने वाली और स्टाइलिश किस्म की लड़की थी। और मुझे ऐसी ही लड़की अपनी ज़िंदगी में चाहिए थी, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। जबकि मरहा बिल्कुल सादा रहने वाली एक मासूम सी लड़की थी। अम्मी ने मुझे मरहा के लिए राज़ी करने की कोशिश भी की थी। ये कहा था कि मरजान अपनी मर्ज़ी की करने वाली लड़की है, वो कभी भी मुझे या मेरी मोहब्बत को अहमियत नहीं देगी। लेकिन उस वक्त तो मेरे ऊपर इश्क का भूत सवार था। मुझे उनकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी और ना ही कोई बात अच्छी लग रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं शादी करूंगा तो मरजान से करूंगा। आखिरकार अम्मा ने भी मेरी ज़िद के आगे हार मान ली थी। उन्होंने मुझसे यही कहा था कि मामू के घर जाकर उनकी छोटी बेटी का हाथ मांग लेंगी। उन्हें यकीन था कि उनका भाई उन्हें इनकार नहीं करेगा। मैं बहुत खुश था। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे पूरी दुनिया मुझे मिल गई है। ज़िंदगी में पहले ही कोई कमी नहीं थी, और अब तो जिस लड़की से मैंने मोहब्बत की थी वो भी मुझे मिलने वाली थी। मेरी पढ़ाई ख़त्म होने में 1 साल बाकी था, और फिर अम्मी ने मामू के घर जाकर रिश्ते की बात की थी। मामू भी यही सोच कर बैठे थे कि अम्मी उनसे मेरे लिए मरहा मांगेंगी। लेकिन जब अम्मी ने मरजान की बात की तो वो थोड़े से हैरान हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने हाँ कर दी थी, और इस तरह से मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। मंगनी की एक छोटी सी रस्म की गई थी, जबकि शादी का इरादा मेरी और मरजान की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद करने का ही था। मंगनी के बाद हम दोनों अक्सर बाहर मिलते थे। मरजान भी इस रिश्ते से खुश थी। मैं उसके बहुत नाज नखरे उठाता था। वो मुझे जो भी करने के लिए कहती थी, मैंने कभी किसी बात से इनकार नहीं किया था। उसके एक बार कहने पर मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता था। यहाँ तक कि अगर वो रात के वक्त भी मुझे फ़ोन करके कुछ लाने के लिए कहती थी तो मैं अपनी नींद छोड़कर वहाँ पहुँच जाता था। जबकि मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी के लिए इतना सब कुछ नहीं किया था। मैं अपनी मर्ज़ी करने वाला इंसान था। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को इतनी अहमियत दी ही नहीं थी। अम्मी भी ये सब देखकर बहुत हैरान होती थी, लेकिन फिर मुतमईन भी थी कि उनके बेटे को उसकी मोहब्बत मिल गई है। वो मेरी खुशी में खुश थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये खुशी ज़्यादा वक्त की नहीं है। वक्त इसी तरह गुजरता गया था, और 1 साल इसी तरह से गुजरा था। जब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी, मैंने अपने बाबा का दफ्तर ज्वाइन कर लिया था और वहाँ पर उनके काम को देखना शुरू किया था, और मरजान की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई थी। इस 1 साल में शुरू में तो मेरी मरजान से काफ़ी मुलाकातें होती थी और बातचीत होती थी, लेकिन फिर अचानक से ही हमारी बातचीत कम हो गई थी। मैं कुछ अपने काम में मसरूफ़ हो गया था, क्योंकि मुझे शादी से पहले पहले सारे कारोबार को अच्छी तरह समझना था और उसे संभालना था।
इसीलिए मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता था, जबकि मरजान भी मुझे ज़्यादा फ़ोन नहीं करती थी और ना ही मुझसे मिलने के लिए घर आती थी। मुझे यही लगा था कि वो भी अपने किसी काम में मसरूफ़ होगी। मुझे भी फुर्सत नहीं मिली थी, इसीलिए मैंने कभी इस बात पर ज़्यादा गौर व फिक्र ही नहीं किया था। ये सोचते हुए कि शादी में कुछ ही वक्त बाकी है, उसके बाद तो वो यहीं आ जाएगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इसके पीछे कौन सी कहानी चल रही है। कभी कभार वक्त निकाल कर अगर मैं उसे फ़ोन करता भी तो वो मुझसे कोई ना कोई बहाना बना देती थी। यही कहती थी कि वो मसरूफ़ है, और मैं भी अपनी मसरूफियत की वजह से इस बात को समझ ही नहीं पाया था कि उस लड़की के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था। शादी की तारीख तय हो गई थी। उसके बाद फिर मेरा मरजान से ज़्यादा राब्ता नहीं था। एक दो मरतबा ही मेरी उससे मुलाकात हुई थी, जबकि वो बहुत खामोश खामोश थी। पहले की तरह वो मुझे खुश दिखाई नहीं देती थी। फिर मुझे यही लगा कि शायद अपना घर छोड़ने की वजह से वो उदास और परेशान होगी। शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थीं और मैं अपनी शादी से बहुत खुश था। जिस लड़की को मैंने चाहा था, बहुत जल्दी वो मेरी ज़िंदगी में शामिल होने वाली थी। इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए क्या हो सकती थी। मगर शादी की रात ही मेरे ऊपर एक ऐसी क़यामत गुजरी थी जिसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। हम लोग जैसे ही बारात लेकर मामू के घर पहुंचे थे तो जो खबर सुनने को मिली थी उसने सबके होश उड़ा दिए थे। मरजान शादी वाले दिन ही घर छोड़कर भाग गई थी और जाते हुए ख़त छोड़ गई थी, जिसमें यह लिखा हुआ था कि उसे अपनी यूनिवर्सिटी में कोई और लड़का पसंद आ गया है और वो इस शादी से खुश नहीं है। इसीलिए अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से ये शादी छोड़कर जा रही है। इसलिए कोई भी उसे तलाश करने की कोशिश ना करे। वो ख़त पढ़ने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो। वो कैसे मेरे साथ ये सब कुछ कर सकती थी? कैसे किसी और के खातिर मुझे ठुकरा सकती थी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। जबकि अम्मी का कहना था कि उन्होंने तो मुझे पहले ही समझाया था कि वो लड़की अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती, और वही हुआ भी जिसका उन्हें डर था। ऐन निकाह के वक्त किसी और लड़के के खातिर किस तरह से मुझे ठुकरा कर चली गई थी। अब अगर इस तरह से बारात वापस चली जाती तो दोनों ख़ानदानों की अच्छी खासी बदनामी होती, और मामू ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अम्मी से ये कहा था कि मरजान की जगह वो मरहा को अपनी बहू बना ले, ताकि ये बात यहीं पर दब जाए और किसी को कुछ खबर ना हो। मैं मरहा से शादी करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। एक तो मुझे इस बात का गुस्सा था कि जिससे मैंने मोहब्बत की थी उसने मेरे साथ धोखा किया, और दूसरा ये कि वो लड़की इसी की बहन थी। मेरे लाख इनकार करने के बावजूद भी अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती उससे निकाह के लिए राज़ी किया था, और ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती मुझे मरहा से शादी करनी पड़ी थी। मैंने निकाह तो कर लिया था, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मैं कभी भी इस लड़की को अपनी बीवी कबूल नहीं करूँगा, जबकि मैं जानता था कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन फिर भी जाने क्यों उसके बहन की किए की सज़ा मैं उसे देने लगा था। वो तो मेरे घर में मेरी बीवी बनकर आ गई थी, लेकिन मैंने उसे पहले ही दिन ये बात अच्छी तरह समझा दी थी कि मुझे उसकी शक्ल से सख्त नफरत है। मैं जब उसे देखता था तो उसकी बहन का धोखा मुझे याद आता था। इसीलिए मैंने उसे यही कहा था कि वो कम से कम मेरे सामने आया करे। मैं अपना गुस्सा उस मासूम लड़की पर निकालता था जिसका इसमें कोई कसूर भी नहीं था। वो तो खुद अपनी बहन के गुनाह की सज़ा काट रही थी। शादी के एक हफ्ते बाद ही मैंने मुल्क से बाहर जाने का फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि मैं अब मज़ीद यहाँ नहीं रहना चाहता था। अम्मी ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि जो कुछ हो चुका है मैं उसे भूल जाऊं और मरहा के साथ अपनी नई ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करूं। मरहा अच्छी लड़की है, मुझे खुश रखेगी। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं तो इस सदमे से ही बाहर नहीं निकला था कि जो कुछ उस लड़की ने मेरे साथ किया था, मैंने उसे कैसे मोहब्बत दी थी और उसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था। मैं जानता था कि मैं सारी ज़िंदगी उस धोखे को नहीं भूल सकता। उस दिन के बाद से मैं कभी मामू के घर नहीं गया था और मैंने किसी की बात नहीं मानी थी, और शादी के एक हफ्ते बाद मुल्क छोड़कर आ गया था। मुझे नहीं मालूम उसके बाद पीछे क्या कुछ हुआ था और क्या नहीं। यहाँ आकर तो मैं सब कुछ भूल गया था। उस लड़की को भी भूल गया था जो कि मेरी बीवी थी। चाहे ज़बरदस्ती ही निकाह हुआ था, लेकिन वो मेरी बीवी थी। मैंने कभी पलटकर उसकी खबर भी नहीं ली थी। अम्मा से भी मैं बात नहीं करता था, क्योंकि मुझे उन पर भी इस बात का गुस्सा था कि उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी उस घर में करवा दी थी जहाँ मैं दोबारा कभी पलटकर जाना भी नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ आकर भी मुझे सुकून नहीं मिला था। हर वक्त मैं माजी की यादों में डूबा रहता था। मैं जब भी पलटकर वापस जाने के बारे में सोचता था तो मुझे अपने साथ हुआ धोखा याद आता था, जिसकी वजह से मैं इरादा तर्क कर देता।
और इसी तरह करते करते मुझे यहाँ आए हुए 4 साल गुजर गए थे। आखिरकार इन 4 सालों में मुझे एहसास हुआ था कि जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरे घर वालों का कोई कसूर नहीं है, और ना ही उस लड़की का जिसके साथ मैंने निकाह किया था। वो तो खुद अपने बहन की किए की सज़ा काट रही थी। इसीलिए मैंने वापस जाने का फ़ैसला किया, और मैंने यही सोचा था कि वापस जाकर मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगा और सारी पुरानी बातों को भूल जाऊँगा। यही सोच लेकर मैं 4 साल बाद अपने मुल्क वापस आया था। लेकिन जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ था और सोच रहा था कि अम्मा मुझे देखकर खुश हो जाएंगी और मुझे गले से लगा लेंगी, लेकिन मुझे देखते ही उन्होंने मुझे घर से निकल जाने का कहा था। मुझे समझ ही नहीं आई थी कि आखिर ये हुआ क्या है। जब उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं वापस क्या लेने आया हूँ, जबकि मैंने तो पलट कर खबर भी नहीं ली कि मेरे बाद यहाँ पर क्या कुछ हो चुका है। मुझे समझ ही नहीं आया था कि क्या हुआ है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं शादी करके अपनी 1 हफ्ते की बीवी को यहाँ अकेला छोड़कर चला गया था, तो मेरे जाने की कुछ अरसे बाद उन्हें खुशखबरी मिली थी। वो बहुत खुश थी। उसे ये लगा था कि वो मुझे ये बात बताएगी तो मैं शायद ये बात सुनकर सारी पुरानी बातें भूल जाऊंगा और खुशी खुशी वापस आ जाऊंगा। उसे लगा था कि अब शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। उसने मुझे फ़ोन करके इत्तला देने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने तो अपने पीछे से सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए थे, जिसकी वजह से वो मुझे इतनी बड़ी बात भी नहीं बता पाई थी। लेकिन फिर भी उसने मेरे आने का इंतज़ार किया था। वो ये सोचकर मेरा इंतज़ार करती थी कि शायद मैं लौट आऊँगा। मेरे घर वालों ने मरहा का ख्याल रखने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस लड़की ने तो मेरे जाने को एक रोग की तरह अपने साथ लगा लिया था। वो ना किसी से बात करती थी, न किसी से मिलती थी, न कुछ खाती थी और न ही कहीं जाती थी। दिन ब दिन उसकी हालत बुरी से बुरी होती जा रही थी। वो जितनी कोशिश करती थी उसे खुश रखने की, मेरी गैर मौजूदगी उसे उतनी ही तकलीफ देती थी। और फिर आखिरकार उसका नतीजा ये निकला था कि मेरी औलाद इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई थी। शायद ये मेरी गलती की सज़ा ही थी कि ये खुशी मुझसे छिन गई थी। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी गैर मौजूदगी में ये सब कुछ हो गया होगा। मुझे तो यही लगा था कि मैं वापस आकर अम्मी से माफ़ी मांग लूँगा और सब कुछ ठीक कर दूँगा। लेकिन अम्मी ने तो मुझसे यही कहा था कि जो कुछ मैं कर चुका हूँ उसके बाद मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मेरी माँ जो मुझसे इस कदर मोहब्बत करती थी, एक लम्हा भी मेरे बगैर नहीं गुजार सकती थी, आज वो खुद ही मुझे इस घर से जाने के लिए कह रही थी। मैं अपने घर से अपने एक दोस्त के घर आ गया था और इस बात का कसूरवार भी मैंने अपनी बीवी को ही ठहराया था। पहले मुझसे मेरी मोहब्बत छिन गई थी और उस लड़की को ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दिया गया, और अब उसी लड़की की वजह से मेरी माँ भी मुझसे दूर हो गई थी। इन 4 सालों में जाने उस लड़की ने मेरी माँ को क्या कुछ कहा था कि मेरी माँ मेरी शक्ल देखने को भी तैयार नहीं थी। मेरे दिल में जो उसके लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी जागी थी, और मैंने जो ये सोचा था कि मैं उसके साथ नई ज़िंदगी शुरू करूँगा, इस वाक़ये के बाद तो मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा था। सारी हमदर्दी मेरे अंदर से एकदम ख़त्म हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उस लड़की की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी। अब मैं मज़ीद उसे अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। अगर मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था तो मैं उसे भी अपने घर में इस तरह सुकून से रहने नहीं दे सकता था। कुछ दिन मैं अपने दोस्त के घर रहा था, जब एक दिन मुझे खबर मिली थी कि हमारे ख़ानदान में शादी की तकरीब है, सब लोगों को वहाँ जमा होना है। मैं भी उस तकरीब में शिरकत के लिए गया था। मैं जानता था कि अम्मी और मरहा दोनों वहाँ पर मौजूद होंगी, और ऐसा ही हुआ था। मेरी बीवी मेरी माँ के साथ वहाँ पर मौजूद थी। जब मैंने उसे देखा तो वो मेरी माँ के साथ बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर तो मुझे और भी बुरा लगा था। मुझे मेरी माँ से दूर करके वो खुद मेरी माँ के साथ इस तरह से खुश थी। इसी बात का गुस्सा मैंने निकाला था और सबके सामने अपनी बीवी को इस कदर जलील किया कि सबके सामने मैंने उसे तलाक दे दी थी। मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा करने से मेरी अना को सुकून मिलेगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मेरी बीवी वहाँ से रोते हुए चली गई थी, मगर जाते हुए उसने मुझसे ये कहा था कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसे ऐसे गुनाह की सज़ा दी है जो उसने किया ही नहीं, और मुझे उसकी बद्दुआ लगेगी। मैं सारी ज़िंदगी बेसुकून रहूँगा। जबकि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं अपने दोस्त के घर वापस आ गया था। मैं जो ये समझता था कि इसके बाद मुझे सुकून मिल जाएगा, लेकिन मेरी बेचैनी तो और बढ़ गई थी। मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने शायद कुछ बहुत गलत कर दिया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
जब मैं 2 दिन के बाद अपने घर गया तो मुझे ऐसी खबर सुनने को मिली थी जो मैंने सोची भी नहीं थी। अम्मी ने मुझे बताया कि उसी रात मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया था और उस हादसे में उसकी मौत हो गई है। अब वाकई मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैंने वाकई में उस मासूम के साथ बहुत गलत किया था, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब तो मैं उससे माफ़ी भी नहीं मांग सकता था, जबकि मरजान, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, जिस लड़के के खातिर वो मुझे छोड़कर गई थी, उस लड़के ने भी उसे छोड़ दिया था। वो वापस आ गई थी और अब अपनी बहन के मरने के बाद वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे अब उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी मोहब्बत को ठुकराकर अब मेरे पास आई थी, लेकिन अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। मेरी बीवी की मौत ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मैं अपना शहर, अपना घर, सब कुछ छोड़कर दोबारा दूसरे मुल्क वापस आ गया। यहाँ आकर भी मैं बेसुकून और बेचैन रहा था। मुझे मरहा की शिद्दत से याद आती थी और अब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मेरी असल मोहब्बत मरजान नहीं बल्कि मरहा थी, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से गंवा दिया था। हर वक्त उसे याद करता था, उसे ही तलाश करता था, लेकिन अब मुझे वो कहीं मिलने वाली नहीं थी। उस लड़की की बद्दुआ मुझे लग गई थी। मुझे एक लम्हे भी सुकून नहीं मिलता था। एक दिन इसी तरह मैं अपने घर से बाहर निकला था जब अचानक एक लड़की मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। ये भी अच्छा था कि वो बच गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं वो लड़की अचानक मुझे मिल ही जाती थी, कभी किसी पार्क में तो कभी किसी होटल में। मुझे उस लड़की से एक अजीब सी अपनायत महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। मैं उससे बात करने के बहाने तलाश करता था और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मेरी उस लड़की से अच्छी दोस्ती हो गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मुझे उससे मोहब्बत होने लगी है। उस लड़की की ज़रा सी तकलीफ़ भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं चाहता था कि वो लड़की हमेशा मेरी आंखों के सामने मेरे करीब रहे। मैं चाहता था कि वो मेरी बनकर रहे, लेकिन मैं जब भी इस बारे में सोचता था तो मुझे मरहा याद आती थी। उसके बाद हर चीज़ से मेरा दिल उठ जाता था। उस लड़की को भी मेरे साथ की आदत होने लगी थी। वो मुझसे मोहब्बत कर बैठी थी। उसका साथ तो मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे अब ज़िंदगी की किसी खुशी पर मेरा कोई हक नहीं रहा। इसीलिए मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। मरियम एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से था। वो यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ अपने मामू के घर कुछ वक्त गुजारने के लिए आई हुई थी। मैं हर मुमकिन कोशिश करता था कि मेरा उससे कम से कम सामना हो, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से मेरा उससे सामना हो ही जाता था। मैं जितना उससे दूर भाग रहा था, वो लड़की उतनी ही मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने मुल्क वापस चला जाऊंगा और कभी उस लड़की से बात नहीं करूंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं क्यों उस लड़की की तरफ इस तरह से मुतवज्जा हो रहा था, जबकि मेरे अंदर तो जज्बात वाकई ही नहीं रहे थे। मेरे अंदर से तो मोहब्बत बहुत पहले ही ख़त्म हो गई। कुछ मरजान के दिए हुए धोखे ने मुझे तोड़ दिया था। उसके बाद मरहा की मौत ने तो मुकम्मल तौर पर मुझे हर चीज़ से बेजार कर दिया था। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि उसकी मेरे दिल में क्या जगह है। मैं उसकी जगह किसी को नहीं देना चाहता था, इसीलिए मैं मरियम से दूर रहता था। जब आखिरी मर्तबा मैं उससे मिलने के लिए गया था, उस लड़की ने मुझसे अपने दिल की बात कहती थी। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है और मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। उसकी ये बात सुनकर मुझे पता नहीं क्या हुआ था। मैंने उसे इस बात पर खूब डांट दिया और उससे यही कहा कि वो मेरी एक अच्छी दोस्त है। इसके अलावा उसकी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है और इससे ज़्यादा वो मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद भी ना रखे और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी ना करे। मैंने बिना सोचे समझे उसे क्या कुछ कह दिया था और वो खामोशी से बस मुझे देखे जा रही थी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था, जबकि मैं उसे इनकार करके घर वापस आ गया था। मैंने ये सारी बातें उसे किस तरह कहीं ये मैं नहीं जानता था। उससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई थी। उसके बाद मैंने उससे कोई रब्ता नहीं किया था, न कोई बात की थी। मुझे उससे मिले हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। वो मुझे फ़ोन करती थी तो मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता था। और फिर एक दिन मुझे किसी और नंबर से फ़ोन आया था। जब मैंने फ़ोन उठाया तो ऐसी खबर मुझे सुनने को मिली थी कि उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मरियम के घर वालों ने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने मुझे बताया था कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो अस्पताल में है और मुझसे मिलना चाहती है। मैं पहले ही अपनी खुदगर्जी में किसी मासूम की जान ले चुका था। अब मज़ीद में किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता था। शायद उसने मेरे इनकार को कुछ ज़्यादा ही दिल पर ले लिया था। वो लड़की मेरे लिए एक ख़ास अहमियत रखती थी। बेख्तियार ही मेरे दिल को कुछ हुआ और मैं फ़ौरन से ही अस्पताल पहुंचा था ताकि उसकी खैरियत जान सकूं। उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मैं उस लड़की को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मुझे इसी बात का डर था
कि अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बस ऐसे ही मैं अस्पताल पहुंचा था तो उसके घर वाले मुझे वहीं मिले थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने मरियम के बारे में उनसे पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि मरियम को दिल की बीमारी है। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। उन्होंने अपनी बेटी के इलाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन सब डॉक्टर्स का यही कहना था कि उसके दिल की सर्जरी करनी होगी, उसके बाद ही वो ठीक हो सकती है। लेकिन उसके लिए उसे एक दिल की ज़रूरत थी जो कोई भी देने को तैयार नहीं था। वो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब एक रात इसी तरह से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उन्हें लगा था कि शायद वो आज अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये उनके लिए एक मौजज़ा ही था कि जब वो अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां पर एक लड़की जिसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, वो लड़की मरने के करीब थी। शायद वो खुद भी जान चुकी थी कि वो जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए मरने से पहले उसने अपना दिल उनकी बेटी को दे दिया था। वो खुद तो चली गई थी, लेकिन जाते जाते उनकी बेटी की जान उसने बचा ली थी। वो उसके बहुत शुक्रगुजार है, हर वक्त उसके लिए दुआ करते हैं। मेरे दिमाग में अचानक से ये ख्याल आया था कि जब मैंने उनसे उस लड़की के बारे में पूछा जिसने उनकी बेटी को अपना दिल दिया था, तो उन्होंने मुझे जिसका नाम बताया था, मैं हैरान हो गया था। और उस वक्त मुझे समझ में आया था कि क्यों मरियम को देखकर मुझे उससे अपनाहियत महसूस होती थी, क्यों मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाता था। मरियम के पास मेरी बीवी का दिल धड़कता था। मरहा ने मरते वक्त अपना दिल उस लड़की को दे दिया था, इसीलिए तो मुझे मरियम से मोहब्बत होने लगी थी। शायद इसीलिए वो भी मुझसे जल्दी दिल लगा बैठी थी। उसके घर वालों ने मुझसे यही कहा था कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूँ। वो ठीक है, उसकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोई परेशानी नहीं सह सकती। वो मुझसे मोहब्बत करती है, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ। मैं एक और लड़की को अपनी वजह से मरने नहीं दे सकता था। और वैसे भी शायद कुदरत ने मुझे दूसरा मौका दिया था कि मैं अपनी गलती को सुधार सकता। मरियम के रूप में मुझे मरहा दोबारा मिल रही थी, शायद इसीलिए, ताकि मैं अपनी गलती की तलाफी कर सकूं। इसीलिए मैंने मरियम से निकाह करने के लिए हाँ कर दी थी। मैंने उससे निकाह कर लिया था और उसे लेकर अपने मुल्क वापस आ गया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी माँ के साथ यहीं रहूँगा। वापस आकर मैंने अम्मी को सब कुछ बता दिया था, जबकि उन्हें यह जानकर खुशी हुई थी कि मरहा न सही, लेकिन उसके रूप में मरियम ही सही। अम्मी मेरे इस फैसले से खुश थी, जबकि मैं भी मरियम के साथ खुश रहने लगा था। उस लड़की ने मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया था और हम लोग हंसी खुशी रहने लगे थे। लेकिन इस सब में मैं मरहा को नहीं भूला था, जबकि मरियम भी उसे बहुत याद करती थी और यही कहती थी कि अगर आज वो जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। जबकि मरजान ने जो कुछ मेरे साथ किया था, उसके किए की सज़ा उसे मिल गई थी। उसने ना सिर्फ मेरे साथ बुरा किया था, बल्कि उसने अपनी बहन के साथ भी ज्यादती की थी। आज उसके पास कुछ भी नहीं था। उस लड़के ने भी उसे छोड़ दिया था और उसके बाद दूसरी जगह जहां उसकी शादी हुई थी, उस लड़के ने भी उसे छोड़ दिया था और अब वो अकेली अपने माँ बाप के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। उसने बहुत मर्तबा मुझे दोबारा से अपनी बातों में बहलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं उसकी हकीकत जान चुका था और अब मैं उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला था। वैसे भी मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। मैं कभी भी उसको छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।